सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है उष्मा। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं हीट। दैनिक जीवन में कई बार इस शब्द को हम बोलते भी हैं। जब अपन गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, लंबी दूरी तक चलाते हैं तो अपन कहते हैं तो हीट मार रही है गाड़ी, तू तो हीट मारे, उसमें से तगड़ी तपन सी निकलती है। कई बार जब हमारे बगल में कोई सोता रहता है, अपने पड़ोस में बगल में कोई सोता रहता है और उसके यदि बुखार होता है, फीवर होता है, तो अपन उससे कहते हैं तेरे से तो हीट आ रही है। कई बार जब अपन धूप में जाते हैं तो धूप के अंदर अपन कहते हैं बहुत जोर की हीट है भाई, बहुत जोर की हीट है, छांगी लाओ रे, छाता लाओ, छाता लेके जाऊं मैं तो या कपड़ा रख के जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, उगाड़ा नहीं जाऊं भाई, ऐसे बिल्कुल सिर पर बिना रखे। तो आखिरकार ये हीट जो है ये होती क्या है, अर्थात उष्मा या हीट का अर्थ क्या होता है, उसके बाद में इसको किसमें मापते हैं, उष्मा तो कितने प्रकार की होती है, इन सभी बातों का आज हम इस टॉपिक के माध्यम से यहां चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब उष्मा इस दुनिया के अंदर शब्द आया तो उसको समझाने के लिए जब विज्ञान को कहा गया कि आखिरकार ये हीट जो शब्द है क्या है, इसको भाषा में कैसे बांधे उष्मा को, तो समझाने के लिए सबसे पहले पुराने मत के वैज्ञानिक, अर्थात मोटे तौर पर समझने के लिए मान लीजिए पुराने वैज्ञानिक, बुजुर्ग वैज्ञानिक मैदान में कूदे और उन्होंने कहा कि साहब हम समझाएंगे उष्मा को। और पुराने वैज्ञानिक, पुराने मत के वैज्ञानिक कूद पड़े मैदान में कि हम समझाएंगे उष्मा को। और पुराने मत के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि उष्मा तो द्रव है, ऐसी बात बोल गए बुजुर्ग वैज्ञानिक, ऐसी बात बोल गए उष्मा तो लिक्विड है। वैज्ञानिक जो और देख रहे थे कि यार क्या बोल गए, उष्मा कोई लिक्विड थोड़ी होता है। और उसके बाद में बुजुर्ग वैज्ञानिक ऐसे हिला हिला के और बताए, द्रव लेके आए तो उसको हिला हिला के बताए और हिला हिला के बताए, ये कहे कि देखो जिसमें द्रव ज्यादा होता है उसमें उष्मा भी ज्यादा होती है। वैज्ञानिक कहे कि उष्मा कोई द्रव थोड़ी होता है, लेकिन क्या बात बोल गई। अब चूंकि वो बुजुर्ग थे, वैज्ञानिक थे, सहसम्मान उनको विदा किया गया कि तुमने बात तो ऐसी बोली जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि आपने बात को समझाने का प्रयास किया इसलिए उन बुजुर्ग या पुराने मत को भी यहां पर महत्व दिया गया और पुराने मत के अनुसार उष्मा को जो द्रव माना गया और उस सिद्धांत को कहा गया कैलोरी के सिद्धांत। तो पहली बात मैं यहां पर लिख रहा हूं, पुराने मत के अनुसार, पुराने मत के अनुसार, पुराने मत के अनुसार उष्मा एक द्रव है। द्रव का मतलब लिक्विड, उष्मा एक द्रव है। इसे कैलोरिक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का नाम क्या है, कैलोरिक सिद्धांत कहा जाता है, कैलोरिक सिद्धांत कहते हैं। ये यहां पर सबसे पहले बुजुर्ग अर्थात पुराने वैज्ञानिकों ने बताया, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन शुरुआत में उष्मा को ऐसा ही माना गया। तो पहला क्वेश्चन आता है परीक्षा में, कैलोरी सिद्धांत के अनुसार उष्मा क्या है, तो राइट आंसर आएगा कैलोरी सिद्धांत के अनुसार उष्मा क्या है, एक द्रव। उसके बाद में आधुनिक मॉडर्न वैज्ञानिक, नए जवान वैज्ञानिक मैदान में कूदे और उन्होंने कहा कि उष्मा को हम समझाना चाहते हैं। और ये जो आधुनिक वैज्ञानिक जो थे, आधुनिक अवधारणा के अनुसार जो चलते थे, उन्होंने कहा कि उष्मा तो ऊर्जा है, एनर्जी है, उष्मा तो ऊर्जा ही है, बस नाम ही अलग अलग कर दिए लेकिन है वही ऊर्जा। फिर पूछा कि यार उष्मा ऊर्जा है तो मतलब कैसे, थोड़ा समझाओ तो सही। तो उन्होंने कहा कि उष्मा जो है ये अणुओं की ऊर्जा है और अणुओं में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के रूप में, दो ही तरह की ऊर्जा, एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। तो यहां पे बात बता रहा हूं आधुनिक अवधारणा के अनुसार, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, आधुनिक अवधारणा के अनुसार उष्मा ऊर्जा का रूप है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बोलते भी है, किताबों में लिखा रहता है हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट किसकी फॉर्म है, किसका रूप है, एनर्जी का। तो आधुनिक अवधारणा के अनुसार उष्मा ऊर्जा का रूप है, उष्मा ऊर्जा का रूप है जो अणुओं की, और उन्होंने समझाया था कि जो अणुओं की
प्रत्येक चीज के अंदर अणु, प्रत्येक चीज अणुओं से मिलकर बनी है। तो जो अणुओं की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग के रूप में होती है, ये बात बताई थी। किसने बताई थी? ये आधुनिक अवधारणा के अनुसार। तो नए वैज्ञानिकों ने, अर्थात जवान वैज्ञानिकों ने, युवा वैज्ञानिकों ने ये बात बताई थी, अर्थात जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे चलते थे, और जो बुजुर्ग थे, पुराने थे, ट्रेडिशनल मत के अनुसार चलते थे, उन्होंने कहा कि उष्मा क्या है? द्रव है। तो आधुनिक अवधारणा के अनुसार उष्मा ऊर्जा का रूप है जो अणुओं की गतिज ऊर्जा एवं स्थिर ऊर्जा के रूप में होती है। तो यही वर्तमान में मान्य है कि उष्मा क्या है? ऊर्जा है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसी को वर्तमान में अब किताबों के अंदर भी यही, और अपन यही मानते हैं कि उष्मा क्या है? ऊर्जा है। उसके बाद में आगे जो बात आती है कि जब उष्मा ऊर्जा ही है, ऐसा नए वैज्ञानिकों ने, अर्थात आधुनिक वैज्ञानिकों ने आधुनिक अवधारणा के अनुसार इस बात को कही है, तो यहां बात ये आती है बच्चे लालो कि जब उष्मा ऊर्जा ही है तो उष्मा तेरे मात्रक क्या होंगे? तो जब तू ऊर्जा ही है तो तेरे मात्रक क्या होंगे? तो बहुत सीधी सी बात है कि जब उष्मा तू ऊर्जा ही है, उष्मा क्या है? ऊर्जा ही है, तो तेरे मात्रक किसके जैसे होंगे? ऊर्जा के जैसे। तो बढ़िया है, तो ऊर्जा के जैसे तेरे मात्रक याद करने नहीं पड़ेंगे। जो ऊर्जा वाला वीडियो बताया था ना मैंने, उसमें जो मात्रक है वो उष्मा के हैं। लेकिन फिर भी एक बार तेरे देखना चाहते हैं, भले ही हमने तेरे पहले देख लिए, लेकिन एक बार तेरे वापिस हम देखना चाहते हैं, क्योंकि दो बार देखने में कोई बुराई नहीं है, अच्छे से यहां पर दोहरान हो जाएगा। तो यहां पर उष्मा की मात्रक नंबर 1 एसआई पद्धति में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई पद्धति में उष्मा का मात्रक ऊर्जा का जैसा ही क्या होता है? जूल। नंबर 2 सीजीएस पद्धति में बताइए क्या लेंगे? अर्ग। नंबर 3 ये काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, और यहां मैं लिख रहा हूं उष्मा का व्यवहारिक मात्रक। व्यवहारिक मात्रक, व्यवहार में उष्मा को किसमें मापते हैं? तो उष्मा का व्यवहारिक मात्रक होता है कैलोरी। उष्मा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? कैलोरी। CAL से लिखते हैं। लोरी का मतलब कैलोरी। उष्मा के अन्य मात्रकों की बात करें, इसके अलावा और मात्रक भी होते हैं क्या? तो अन्य मात्रकों में एक होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये भी उष्मा का एक मात्रक होता है। इसको लिखते हैं B छोटा t और U, बटू बोलते हैं, बटू। ब्रिटिश थर्मल यूनिट उष्मा का ये भी एक मात्रक होता है। तो उष्मा के जो मेनली मात्रक काम में आते हैं बोलचाल में या पढ़ाई में या सवालों में, तो वो एक तो होता है जूल, एक होता है अर्ग, एक होता है कैलोरी और एक होता है बटू। बटू का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब यहां पर आगे बात आती है कि गुरुजी जब इसके हमने मात्रक ये देख लिए, तो अब इनमें संबंध क्या है? क्योंकि देखने के बाद में जरा संबंध तो पता चले कि आखिरकार संबंध क्या है। तो अपन यहां पर इनमें संबंध जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो संबंध होता है 1 जूल बराबर, 1 जूल में होता है 10⁷ अर्ग। ये तो जूल और अर्ग में संबंध है। 1 लोरी कैलोरी बराबर जूल, पहले समझ लेना, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं। कैलोरी यहां लिख दिया मैंने, जूल। आप बताओ कैलोरी में 3 अक्षर आ रहे हैं, कै, ल और री, और यहां पर 2 आ रहे हैं, जय और ले। ये 2 आ रहे हैं, यहां 3 आ रहे हैं। तो इधर तो बड़ा पद आ रहा है, इधर से देखो शब्द भी बड़ा है, इधर छोटा सा है। तो छोटा सा है, इधर बड़ा है, तो छोटे से को बड़े के बराबर करने के लिए यहां कुछ संख्या आएगी। तो यहां कुछ मैंने लगा दिया 4.1। याद करने का तरीका बता रहा हूं कि आप जूल की तरफ चिपकाओ, क्यों? जूल छोटा शब्द है, छोटे की तरफ भी चिपका देना, ताकि उसका मामला देखो 1 2, इसको एक पूरी संख्या मान लो, 1 2 3, 1 2 3, और यहां भी 1 2 3। तो याद रहे 4.18 किसकी तरफ चिपकेंगे? 4.18 जूल की तरफ चिपकेंगे। बच्चे जल्दी में ऐसे कर देते हैं 1 जूल बराबर, ऐसे कर देते हैं 1 जूल बराबर 4.18 कैलोरी, जबकि ये गलत है। मैंने कहा था 4.18, बताओ किसकी तरफ चिपकेगा? जूल की तरफ। कभी गलती नहीं होगी, ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। तो जूल की तरफ चिपकेगा 4.18। याद रहे, याद करने का तरीका बता दिया। जूल छोटा शब्द है, उसकी तरफ है। अब कोई कहे गुरुजी मैं तो थोड़ा सा दबाऊंगा, थोड़ा सा मैं तो दबाऊंगा, तो दबाने में कोई बुराई नहीं है, संबंध स्थापित हो गया यहां पर। तो 1 जूल बराबर जैसे ही दबाएगा 4.18 नीचे आएगा,
तो ये हो जाएगा 4.18 कैलोरी। और कोई कहे गुरुजी अब ये नीचे कर दिया, थोड़ा ऊंचा तो कर दूं, तो 1/4, 1 में 4.18 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.24 कैलोरी। तो ये यहां पर 1 जूल बराबर हो गया 0.24 कैलोरी। 1 कैलोरी तो आया 4.18 जूल, लेकिन 1 जूल बराबर, इसको सीधा करके लिख दूं मैं, 1 जूल बराबर, ये 1 जूल को मैं पहले लिख रहा हूं, इसको यहां पे लिख रहा हूं, बराबर 0.24 कैलोरी। तो 1 जूल में तो इतने कैलोरी, 1 कैलोरी में 4.18 जूल। कैसे करा? 1 जूल बराबर है 4.18 नीचे आ गया, इसमें इसका भाग दे दिया तो 0.24 कैलोरी, तो 1 जूल बराबर है ये, तो इसको सीधा करके लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया। ये आपके इससे पहले जो रीट एग्जाम हुई थी 2018, उसमें क्वेश्चन आया था कि 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं, तो 1 जूल में 1/4.18 या 0.24 कैलोरी होते हैं। तो कई बार परीक्षा में कोई जनी सीधा ही पूछे, जो अपन को याद है वो दबा के पूछ सकता है, तो इसलिए अपन को दबाना भी आना चाहिए कि जैसे दबा के पूछे तो 1 जूल बराबर सीधा दबा देंगे नीचे, और 1 जूल बराबर हो जाएगा 0.24 कैलोरी। एक आपके और संबंध होता है बटू। 1 बटू ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये होता है 252 कैलोरी के बराबर। 1 बटू में कितने कैलोरी होते हैं? 252 कैलोरी। अच्छा एक चीज बताओ, आपको कोई कहता है 1 किलो कैलोरी, किलो का मतलब कितना होता है? 1000, तो 1 किलो कैलोरी क्या होता है? 1000 कैलोरी। तो ये मैंने आपको उष्मा की जो मात्रा के उनमें संबंध बताया, जूल अंग में क्या होता है, कैलोरी जूल में क्या होता है, जूल कैलोरी में क्या होता है, बटू में और कैलोरी में क्या होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि 1 बटू, बटू का मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट, बटू, 1 बटू में कितने जूल होंगे? क्वेश्चन यहां पर यह है, 1 बटू में, क्वेश्चन लिख रहा हूं, 1 बटू में कितने जूल होंगे? 1 बटू में कितने जूल होंगे? ये क्वेश्चन आया परीक्षा के अंदर। तो आप कहोगे गुरुजी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम जानते हैं कि 1 बटू कितना होता है, बोलो 252 कैलोरी। कैलोरी को CAL से लिखते हैं सिंबल में, पूरा अपन हिंदी में लिखते हैं कैलोरी। अच्छा 252, और अभी बताया था मैंने कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल। अभी आपको मैंने याद करने क्यों बताया था, याद हो गया होगा बच्चे लालो। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। सिंबल में इसको CAL लिख दो और इसको J लिख दो। तो बताओ 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, तो 1 कैलोरी जब क्या लिख दिया 4. बस इसको इससे गुणा कर लो। गुणा करना अपन जानते हैं, पूरी जिंदगी हो गई ये गुणा करते करते, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। आंसर किसमें आएगा बोलो? जूल में। तो गुणा कर लेना, ये आंसर जूल में। तो 1 बटू में कितने जूल होते हैं? तो सिंपल 1 बटू 252 कैलोरी, और अपन ने कैलोरी को जूल में बदल दिया। अब यहां पर जो आगे बात आती है, आगे बात ये आती है कि ये जो अपन ने कैलोरी शब्द लिया, ये पहली बार आया है गुरुजी कैलोरी शब्द, तो ये होता क्या शब्द है ये कैलोरी? तो आगे मैं कुछ आपको परिभाषाएं बता रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। और परिभाषाओं में एक तो सबसे पहले ले रहे हैं अपन 1 कैलोरी की परिभाषा, 1 कैलोरी। फिर मैं ले रहा हूं 1 किलो कैलोरी, कैलोरी और उसके बाद में किलो कैलोरी। फिर मैं ले रहा हूं 1 अंतरराष्ट्रीय कैलोरी। अभी देखना चारों की परिभाषा एक लाइन में सल्टाऊंगा मैं पूरी। 1 अंतरराष्ट्रीय कैलोरी। और फिर मैं ले रहा हूं 1 बटू, बटू का मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट, उसकी परिभाषा। इन चारों की परिभाषाएं कैसे? इसमें आपके 1 किलो कैलोरी की परिभाषा R-TET के अंदर, R-TET मतलब शिक्षक पात्रता जो परीक्षा है उसके अंदर भी टेट के अंदर आया हुआ सवाल है 1 किलो कैलोरी की परिभाषा। तो ऐसे नहीं है, प्रतियोगी परीक्षाओं तक भी क्वेश्चन कवरेज करी है, वहां तक भी क्वेश्चन को पूछा गया है। अब इनमें सब में ध्यान रखना, सभी परिभाषाओं में अपन लेते हैं पानी। याद रखें क्या लेते हैं? पानी। यहां पानी लेंगे अपन 1 ग्राम, यहां पानी लेंगे 1 किलो का मतलब 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम भी कह सकते हैं। यहां पानी लेंगे 1 ग्राम, क्योंकि देखो सिंपल कैलोरी शब्द है, यहाँ किलो कैलोरी शब्द था इसलिए 1 किलो लिया। यहाँ 1 अंतरराष्ट्रीय कैलोरी शब्द है, किलो कैलोरी नहीं कैलोरी है, इसलिए वापस वो 1 ग्राम। और यहां पानी लेंगे अपन 1 पौंड पानी, या पौंड में लेते हैं बटू के अंदर, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्योंकि आपको पता है एपीएस पद्धति जो है, ये इसको ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं, ब्रिटेन में ज्यादा काम में आती है, उसमें द्रव्यमान को पौंड में मापते हैं, या 1 ग्राम या 1 किलोग्राम या 1 ग्राम 1 पौंड।
अब यहां जो भी पानी है उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा देंगे। आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी दे, उसको 21 कर देना, चॉइस है तो उसको 25 कर देना। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आप लाए दोगे नीचे से, लाए का मतलब जो उष्मा दोगे, वो उष्मा ही आपकी 1 कैलोरी कहलाती है। तो परिभाषा क्या बनी कि आपने 1 ग्राम पानी लिया, पहले समझ लीजिएगा 1 ग्राम पानी है, उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, जितना है उससे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दो। उसके लिए जो आपने उष्मा दी, नीचे से लाए लगाई, वो लाए ही आपकी कहलाती है 1 कैलोरी। तो 1 ग्राम पानी का ताप, पूरी परिभाषा लिख रहा हूं, 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा, बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा। तो जो उष्मा की मात्रा आवश्यक है उसको बोलते हैं 1 कैलोरी। कैलोरी का सिंबल होता है CAL। अब आती है 1 किलो कैलोरी, 1 KCl बोलते हैं किलो कैलोरी। इसमें 1 किलोग्राम पानी, आगे होगा वही पानी का ताप, वही 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, लेकिन यहां पानी कितना लेना है, 1 किलो। 1 किलो पानी लेना, उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा, बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा। और बताओ आवश्यक उष्मा की मात्रा यहां पर कहलाती है क्या, 1 किलो कैलोरी। अब आती है एक अंतरराष्ट्रीय कैलोरी, इंटरनेशनल कैलोरी। अब शब्द इंटरनेशनल है, कोई दमदार बात आई भाई, इंटरनेशनल है भाई। तो इसमें क्या है, पानी तो वही 1 ग्राम लेंगे कैलोरी की तरह, क्योंकि ये भी तो कैलोरी है। तो कैलोरी ये किलो कैलोरी था इसलिए 1 किलोग्राम लिया, लेकिन कैलोरी यहां भी कैलोरी थी, 1 ग्राम, यहां भी 1 ग्राम। यहां भी आप ताप सब में 1 डिग्री इसमें बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें 1 डिग्री ताप जो है ये फिक्स है कि पानी 14.5 का ही होना चाहिए, 14.5 से 15.5। तो यहां अंतरराष्ट्रीय कैलोरी बोल रहा हूं, 1 ग्राम पानी का ताप, 1 ग्राम पानी का ताप 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा, बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है बच्चे लालो, अंतरराष्ट्रीय कैलोरी में ताप ताप की रेंज क्या होती है। तो याद रखना 14.5 और 14.5 से 15.5। लास्ट में आती है बटू की परिभाषा। इसमें 1 पॉइंट पानी लेते हैं, लेकिन इसमें 1 पॉइंट पानी में ताप बढ़ाओगे 1 डिग्री फारेनहाइट। इनमें सब में ताप कितना बढ़ा था, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, बस आपने फिक्स कर दिया 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें 1 डिग्री फारेनहाइट बढ़ाते हैं। तो 1 पॉइंट पानी का ताप लिख रहा हूं मैं, 1 पॉइंट पानी का ताप 1 डिग्री फारेनहाइट बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री फारेनहाइट बढ़ाने के लिए, आगे वही आवश्यक उष्मा की मात्रा, बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा, और बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा बताओ क्या कहलाती है, 1 बटू। कोई आपसे पूछ ले अलग से कि यहां 1 डिग्री फारेनहाइट में भी कहां से कहां तक, तो आप बोल देना 63 डिग्री फारेनहाइट से 64 डिग्री फारेनहाइट। वैसे इतना कोई पूछेगा नहीं, इतना बहुत डेप्थ है, लेकिन फिर भी आपको बटू में पूछ ले कि 1 डिग्री फारेनहाइट भी कहां से कहां तक, तो 63 डिग्री फारेनहाइट से 63 डिग्री फारेनहाइट का पानी होना चाहिए, उसको कहां तक पहुंचाना, 64। तो 63 डिग्री फारेनहाइट के पानी को 64 डिग्री फारेनहाइट कर देना, और करने के लिए जो आपको उष्मा देनी पड़ेगी ना, वो उष्मा क्या कहलाएगी, 1 बटू। तो ये आपकी परिभाषाएं हमेशा के लिए क्लियर। और आप इन परिभाषाओं को कभी भी खुद बोलो, समझाओ कि कैसे कहोगे। तुरंत कहना कि 1 कैलोरी, फिर लिखना 1 किलो कैलोरी, 1 अंतरराष्ट्रीय कैलोरी, 1 बटू, फिर कहना सब में क्या लेते हैं, पानी। 1 कैलोरी में कितना, 1 ग्राम, 1 किलो कैलोरी में कितना, 1 किलोग्राम, 1 अंतरराष्ट्रीय कैलोरी में 1 ग्राम, तो ये भी कैलोरी ये भी कैलोरी, और बटू में कितना, 1 पाउंड। सब में पानी का ताप इन तीनों में कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें कितना डिग्री, इसमें 1 डिग्री फारेनहाइट। बस इसमें ध्यान रखना कि अंतरराष्ट्रीय कैलोरी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तो बढ़ाते हैं, लेकिन ताप बढ़ाते हैं 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे बटू के अंदर 1 डिग्री फारेनहाइट बढ़ाते हैं, और उसकी भी रेंज होती है 63 डिग्री फारेनहाइट से 64 डिग्री फारेनहाइट। तो ये आपके परिभाषा है, जिसमें ये परिभाषाएं आपके RTET राजस्थान टेट परीक्षा के अंदर भी पूछी गई है, किलो कैलोरी की परिभाषा। तो ये अपन ने यहां पर उष्मा की मात्रक और उसके
परिभाषाओं की बात कर ली कि इनका क्या क्या मतलब होता है। अब आगे जो बात आती है बच्चे लालो, वो है उष्मा के प्रकार, कि उष्मा तो कितने प्रकार की होती है। हम तेरे प्रकार भी देखना चाहते हैं, तेरी परिभाषा मात्रक और तेरे मात्रकों की भी परिभाषाएं हमने देख ली है। अब हम तेरे प्रकार भी देखेंगे, और तेरे जब प्रकार देखेंगे तो उष्मा के मुख्यतः दो ही प्रकार हम पढ़ते हैं। एक तो होती है, सबसे पहली बात कर रहा हूं मैं, गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा, इसको कई बार लिख देते हैं प्रसुप्त उष्मा, सुप्त उष्मा, प्रसुप्त उष्मा, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, इसलिए एल से दर्शाते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं इसको, लेटेंट हीट। मैंने यहां ऊपर लिख दिया लेटेंट हीट, इसलिए इसको किससे लिखते हैं अपन, एल से। आखिरकार ये गुप्त उष्मा क्या होती है? ये गुप्त शब्द कभी आपने सुना भी होगा, गुप्त। कई बार अपन मंदिरों के अंदर लिखा रहता है गुप्त दान। अब गुप्त दान पता नहीं कौन दान करके चला गया, पता ही नहीं, करके तो चला गया, लेकिन पता नहीं कौन करके चला गया, तो वह था गुप्त दान। ऐसे होता है गुप्तचर। गुप्तचर का मतलब जो छिप छिप के देखते रहते हैं, उनको अपन बोलते हैं गुप्तचर। और यहां पर गुप्त दान गुप्तचर नहीं, यहां तो है गुप्त उष्मा। गुप्त का मतलब जो छिपी हुई बात है, पता नहीं चली, ऐसी उष्मा जो छिपी हुई है। अब आप कहोगे गुरुजी उष्मा कैसे छिपी हुई रहती है भाई? तो जरा देखना एक बार, आपको गुप्त उष्मा की मैं बताऊं। यहां पर इस बीकर में, इस पात्र में बर्फ पड़ी हुई है, और बर्फ पड़ी हुई है, अगला लगा हुआ है, अगले का नाम है थर्मामीटर, और थर्मामीटर लगा हुआ है बर्फ में। अब बताओ अगला धनी कितना बताया गया? थर्मामीटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि बर्फ का तापमान कितना? 0। नीचे से लगा वाला है, लकड़ी लगा रहा है भाई, गर्म करो रहा है, और गर्म करोगे पूरी बर्फ पिघल गई। धनी अभी भी कितना बता रहा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सवाल ये उठता है कि गुरुजी इतनी सारी गर्मी हमने नीचे से दी, लाए लगाई, उष्मा दी, और इतनी सारी उष्मा है, उससे उसका तापमान नहीं बदला। पहले भी थर्मामीटर में तापमान कितना आ रहा था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और पहले बर्फ थी, और बर्फ के बाद में पूरा पानी बढ़ गया, लेकिन तापमान अभी भी कितना आ रहा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो उष्मा जिसने कि तापमान नहीं बढ़ाया, इस उष्मा को क्या बोलते हैं? गुप्त उष्मा कहते हैं। गुप्त उष्मा केवल अवस्था बदलती है, ताप कभी भी नहीं बदलती है। और देखो एक दूसरा उदाहरण, यहां पर पहले से ही लकड़ी लगी हुई थी, अर्थात ये पात्र में पानी गर्म हो रहा था, और ऐसे फड़फड़ी खा रहा था। फड़फड़ी का मतलब उबलना। कई बार होता है ना, कोई गुस्से में हो जाता है तो अपन कहते हैं और क्यों फड़फड़ी खा रहा है भाई, क्यों ऐसे उबल रहा है? तो फड़फड़ी, तो पहले से पानी ऐसे उबल रहा था, और थर्मामीटर का तापमान कितना है बोलो? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उबलते पानी का तापमान कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अपन ने यहां पर और लकड़ी लगाई, तो यहां पर ये जो उबलता हुआ पानी है भाप में बदलने लग गया, और भाप के आगे जब थर्मामीटर लगाया तो थर्मामीटर अभी भी कितना बता रहा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब थर्मामीटर जो है उसका तापमान नहीं बदला, इतनी सारी उष्मा ने द्रव अर्थात उबलते पानी को गैस अर्थात भाप में बदल दिया, लेकिन तापमान नहीं बदला। ऐसी उष्मा जो ताप में परिवर्तन नहीं करती, केवल अवस्था बदलती है। पहले उबलता हुआ पानी था और उसको बदल दिया भाप के अंदर अर्थात गैस में। वह उष्मा जो ताप को नहीं बढ़ाती है, ताप में परिवर्तन नहीं करती, केवल अवस्था बदलती है, ऐसी उष्मा तेरा नाम क्या? गुप्त उष्मा। यहां पर भी देखो आप, केवल अवस्था बदली। जब अपन ने गर्म किया, नीचे से लाए लगाई, गर्म किया, तो यहां से बर्फ पानी में बदला, और पानी में बदला तो बताओ तापमान बदला क्या? नहीं बदला। तापमान बर्फ का भी 0 था, और वो पानी बढ़ गया, उसका भी 0 है। तो गुप्त उष्मा जो है, ध्यान दीजिएगा, केवल अवस्था बदलती है, ताप को परिवर्तित नहीं करती है। तो यहां पर पहली जो बात है कि गुप्त उष्मा के अंदर की है, केवल अवस्था बदलती है, ताप को परिवर्तित नहीं करती है। और आप सोचो गुप्त उष्मा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, क्योंकि कभी भी किसी को भी उष्मा दोगे, गर्म करोगे, तो उसकी अवस्था 2 ही प्रकार से परिवर्तित होती है, या तो ठोस से द्रव, और या फिर द्रव से गैस। इसलिए गुप्त उष्मा केवल 2 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं गलन की गुप्त उष्मा, और एक को बोलते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो यहां पर मैं गुप्त उष्मा के बारे में पहले इतना जितना मैंने आपको समझाया, इसको मैं सारांशित रूप से, सारांश के रूप में यहां पर लिख रहा हूं। पहली बात, महत्वपूर्ण बात गुप्त उष्मा की, वह उष्मा जो, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, जिन न्यूमेरिकल्स में कोई भी सवाल आए जिसमें आपको लग रहा है कि ताप नहीं बदल रहा है, केवल अवस्था बदल रही है,
तुरंत गुप्त उष्मा का सूत्र लगाना वहां पर। अब क्या सूत्र है मैं भी बताऊंगा। तो जहां पर याद रख लें, जहां पर केवल अवस्था बदलती है, ताप नहीं बदलता, आप याद रख लेना वहां पर किसका सूत्र लगेगा, गुप्त उष्मा का। तो लिख भी रहा हूं, वह उष्मा जो केवल अवस्था परिवर्तित करती है, ताप नहीं बदलती, केवल अवस्था परिवर्तित करती है, केवल अवस्था परिवर्तित करती है, ताप में परिवर्तन नहीं करती, ताप में परिवर्तन नहीं करती, उसे अपन क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा। पहली बात नंबर 1। नंबर 2, गुप्त उष्मा का जो सूत्र या समीकरण है जिसमें गुप्त उष्मा आती है वो होता है, तो गुप्त उष्मा की समीकरण बता रहा हूं, गुप्त उष्मा की समीकरण जिसके अंदर की गुप्त उष्मा L जो है, गुप्त उष्मा किसे लिखते हैं अपन, L से, वो आती है। तो इसकी समीकरण होती है Q बराबर mL। तो याद रहे इसको, Q मांगीलाल, गुप्त उष्मा का सूत्र होता है Q मांगीलाल। मांगीलाल किसी का नाम है, कोई बच्चे का, तो उससे बोलते और क्यों मांगीलाल, तो बोला क्यों मांगीलाल, क्यों, क्यों का मतलब क्यों, और क्यों मांगीलाल, तो mL का तो मांगीलाल। यहां पर m जो है ये द्रव्यमान है, m का मतलब द्रव्यमान, q का मतलब उष्मा है, उष्मा को q से लिखते हैं, और यहां पर l जो है ये क्या कहलाती है, गुप्त उष्मा। अब यहां से बताओ l बराबर क्या हो जाएगा, गुप्त उष्मा का सूत्र बोलो जल्दी से, q बटे m। तो ये गुप्त उष्मा का सूत्र आ गया, q बराबर मांगीलाल, गुप्त उष्मा की समीकरण जिसमें गुप्त उष्मा l बराबर, l का मतलब बोलो कौन सी उष्मा, गुप्त उष्मा। तो बताओ गुप्त उष्मा l बराबर क्या हो गया, q बटे m, ये गुप्त उष्मा हो गया। अब यहीं पर मैं आपको बता दूं गुप्त उष्मा के मात्रक क्या होते हैं। तो बताओ गुप्त उष्मा की मात्रक क्या होगी, गुप्त उष्मा की मात्रक। तो सबसे पहले नंबर 1, या एक बार इसको ऊपर देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी जगह का अभाव रहेगा। तो गुप्त उष्मा मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गई होगी। गुप्त उष्मा का दूसरा नाम क्या है बोलो, प्रसुप्त उष्मा, और इसको किससे लिखते हैं, L से। क्या गुप्त उष्मा ताप बढ़ाती है क्या, ताप में परिवर्तन करती है क्या, नो। गुप्त उष्मा केवल क्या करती है, अवस्था परिवर्तित करती है, ताप में परिवर्तित नहीं करती है। और गुप्त उष्मा की समीकरण क्या होती है, Q बराबर मांगीलाल, तो L बराबर Q बटे M। तो ये सूत्र आया L बराबर Q बटे M। अब यहां पर अपन कर रहे हैं गुप्त उष्मा के मात्रक, अर्थात गुप्त उष्मा को किसमें मापते हैं। तो मात्रक में सबसे पहले नंबर 1 इंपॉर्टेंट है ये, एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति में गुप्त उष्मा तेरा मात्रक क्या होता है। तो देखो उष्मा का मात्रक आज ही पढ़ाया था जूल, और बताओ द्रव्यमान का किलोग्राम। मात्रकों में कभी भी लटकते नहीं छोड़ते हैं, ये अच्छे नहीं लगते लटकते हुए नीचे, लटकने वाले थोड़ा ऊंचा करो, ये तो हो जाएगा जूल किलोग्राम इनवर्स। तो गुप्त उष्मा का एसआई पद्धति में मात्रक ये होता है। लेकिन व्यावहारिक मात्रक वो होते हैं जो व्यवहार में काम में लिए जाते हैं। तो गुप्त उष्मा का जो व्यावहारिक मात्रक है उसकी यदि मैं बात करूं, तो गुप्त उष्मा का जो व्यावहारिक मात्रक है, उष्मा का व्यावहारिक मात्रक बताओ, मैंने क्या बताया था, कैलोरी। और द्रव्यमान को किसमें मापो, ग्राम में, या फिर अपना इसको कैलोरी, द्रव्यमान को कोई कहेगा मैं तो किलोग्राम में माप सकता हूं। ये गुप्त उष्मा के व्यावहारिक मात्रक है। ये भी हो सकता है कॉमा, ये भी हो सकता है। तो व्यावहारिक मात्रक में कैलोरी, उष्मा का तो फिक्स है कैलोरी, द्रव्यमान को ग्राम में भी ले सकते हो और किलोग्राम में ले सकते हो व्यावहारिक मात्रक में। ये गुप्त उष्मा के आपके मात्रक है। अब बताओ गुप्त उष्मा जो है, इसको अभी मैंने आज आपको जब शुरुआत में गुप्त उष्मा भी बोली थी, तो बताओ इसके कितने प्रकार बताए थे। क्योंकि अपन जब उष्मा देते हैं तो बताइए उष्मा देने पर अवस्था परिवर्तन केवल 2 होगी। वैसे तो अवस्था परिवर्तन बहुत है, लेकिन जब किसी को उष्मा दोगे ना, तो या तो अगली ठोस से किसे बदलेगी, द्रव में, और या फिर द्रव को उष्मा देंगे तो द्रव किसे बदलेगा, गैस में। तो उष्मा देने पर 2 ही अवस्था परिवर्तन होती है, या तो ठोस से द्रव और या फिर द्रव से गैस। इसलिए गुप्त उष्मा 2 ही प्रकार की होगी, गलन की गुप्त उष्मा जिसमें ठोस से द्रव बदलेगा, और वाष्पन की गुप्त उष्मा जिसमें द्रव से गैस बदलेगी। तो आगे मैं यहां पर बता रहा हूं, और वो है गुप्त उष्मा के प्रकार। गुप्त उष्मा के प्रकार, तो हेडिंग डाला यहां पर गुप्त उष्मा के प्रकार। और गुप्त उष्मा के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं नंबर 1, गलन की गुप्त उष्मा। गलन की गुप्त उष्मा, एक तो होती है गलन की गुप्त उष्मा, गलना करिए, और एक होती है वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो गुप्त उष्मा 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है गलन की और एक किसकी होती है, वाष्पन की।
अब बात यहां पर ये आती है कि गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है। बताओ गुप्त ऊष्मा का समीकरण या सूत्र क्या था? Q बराबर मांगीलाल, आज ही पढ़ाया था Q बराबर मांगीलाल। और बताओ Q बराबर मांगीलाल से L बराबर Q बटे M, ये गुप्त ऊष्मा का सूत्र आया। और कभी भी मैंने आपको बताया था भौतिक राशि यदि आपके भिन्न के रूप में है तो नीचे वाली चीज को हमेशा एक मानते हैं, तो द्रव्यमान को एक मानो। अब एक मानेंगे द्रव्यमान को, यदि कोई कहे कि m बराबर एक माने तो L बराबर क्या हो गया? Q। और यही इन दोनों की परिभाषाएं बन गई। परिभाषाएं कैसे? जैसे इसकी देखो गलन की गुप्त ऊष्मा, 1 ग्राम बर्फ लेना। कितनी ग्राम बर्फ लेना? 1 ग्राम। 1 ग्राम बर्फ लेना, ये बीकर में 1 ग्राम बर्फ पड़ी है। 1 ग्राम बर्फ को, जिसका तापमान 0 ही होता है हम जानते हैं, को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी वो कहलाती है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। 1 ग्राम बर्फ लेना जिसका ताप 0 ही होता है, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी ना, वो कहलाएगी बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। तो परिभाषा में नीचे वाली चीज को एक मान के, तो 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ही, क्यों का मतलब आवश्यक ऊष्मा ही, क्यों का मतलब ऊष्मा, आवश्यक ऊष्मा ही गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। परिभाषा लिख रहा हूं, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने के लिए, पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, बताओ क्या कहलाती है? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। और यहां पर मैं एक बात और लिखना चाहूंगा, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, ये आपको मान भी याद होना चाहिए। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है बराबर 80 कैलोरी प्रति ग्राम। मतलब 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में प्रति ग्राम का होता है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए? 80 कैलोरी। तो याद रखना बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, उसको L फ्यूजन LF से लिखते हैं, LF, गुप्त ऊष्मा को LF, और LF बराबर 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो ये कहलाती है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अब आती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ये क्या है वाष्पन गुप्त ऊष्मा? इसमें अपन क्या करेंगे? बताया था मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी था, उबलता हुआ फड़फड़ी खा रहा था, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदला अपन ने। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के उबलते पानी को अर्थात द्रव अवस्था को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप अर्थात गैस अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए वो कहलाती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और बताओ परिभाषा में कितना लेंगे अपन? वही 1 ग्राम। तो 1 ग्राम 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो परिभाषा लिख रहा हूं यहां पर, 1 ग्राम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा आपके वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और यहां पर मैं ये भी बताऊं, भाप की गुप्त ऊष्मा जो है, जैसे मैंने गलन की गुप्त ऊष्मा बताई थी, तो भाप की गुप्त ऊष्मा होती है 536। इसको कई बार अपन मान लेते हैं 540, और ये होता है कैलोरी बटे ग्राम। तो ये आपकी कहलाती है भाप की गुप्त ऊष्मा 536 या 540 कैलोरी प्रति ग्राम। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति ग्राम का मतलब 1 ग्राम 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए? 536। और गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो ये दो तरह की गुप्त ऊष्मा होती है, एक तो गलन की और एक वाष्पन की। अब यहां पर बात ये आती है, आप ये बताइए कि उबलता हुआ पानी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है और जो भाप है वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है। उबलता हुआ पानी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है और भाप भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है। बताओ ज्यादा खतरनाक कौन होती है? उबलता हुआ पानी भी, ये उबल रहा है पानी, फटफड़ी खा रहा है, ये इसका तापमान भी कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इससे भाप बन गई, अपन ने नीचे गर्म कर रखा है, भाप बन गई, भाप का तापमान भी 100। बताओ खतरनाक कौन सा होता है? एक तो पानी उबल रहा है भगोनी में, उसमें उंगली डालना, उसमें उबलते पानी में उंगली डालना। आप कहो गुरुजी लाल हो गई, उंगली डालते लाल हो गई, और एक प्रेशर कुकर की सीटी हटा के और उसमें से जब निकलते ना फुर्र 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 भाप, उसमें उंगली लगाना। आपके उबलते पानी में उंगली डालने से क्या लाल ही हुई है,
अब प्रेशर कुकर के अंदर से जब निकलती है ना वो भाप, उसके आगे उंगली लगाओगे ना, फबूला बढ़ जाएगा। यहां पर इतनी तगड़ी उंगली गर्म हो जाएगी, यहां पर फबूला सा बढ़ जाए, चमड़ी ऊपर आ जाए। अर्थात भाप खतरनाक होती है। क्यों होती है खतरनाक? क्योंकि भाप कब बनी सोचो, जब उबलते पानी जिसका ताप 100 था उसको इतनी सारी उष्मा दी, तब जाके वो भाप बनी। भले ही उसने ताप नहीं बढ़ाया, लेकिन उसमें इतनी उष्मा तो है, वो छिपी उष्मा है। भाप में छिपी हुई उष्मा होती है। ताप तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी का जो होता है वही भाप का होता है, लेकिन भाप के अंदर कुछ उष्मा हिडन होती है और इसीलिए उसको बोलते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा। और कितनी हिडन होती है, कितनी छिपी होती है? वो होती है 536 या 540 कैलोरी प्रति ग्राम। मतलब 1 ग्राम पानी यदि भाप में बदला है तो उसमें 536 कैलोरी की उष्मा एक्स्ट्रा होती है। इसलिए कहते हैं कि भाप से बना दाह का मतलब जलना, दाह संस्कार, अंतिम संस्कार, जलने का संस्कार, कि भाप से बना दाह अर्थात जलना उबलते पानी की तुलना में अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि भाप में 536 कैलोरी प्रति ग्राम की क्या होती है? गुप्त उष्मा। तो यहां पर मैं बता रहा हूं, इस बात को मैं लिख भी रहा हूं यहां पर, कि उबलते पानी की तुलना में, महत्वपूर्ण बात आई, उबलते हुए पानी की तुलना में, उबलते हुए पानी, उबलते पानी का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी होता है, उसको बोलते हैं उबलते पानी की तुलना में, उबलते पानी की तुलना में भाप, उबलते पानी की तुलना में भाप अधिक खतरनाक, नाक तो है लेकिन कैसी नाक? खतरनाक, अधिक खतरनाक होती है। क्योंकि कारण क्या है? तो यहां पर मैं लिख रहा हूं क्योंकि भाप में 536 आंसर है कैलोरी प्रति ग्राम की क्या होती है? बोलो, गुप्त उष्मा होती है। 536 कैलोरी प्रति ग्राम की गुप्त उष्मा होती है, जो उबलते पानी में नहीं होती, भाप में होती है। इसलिए भाप से जलना डेंजरस है। तो प्रेशर कुकर के ऊपर सीटी के आगे हाथ लगाओगे ना, वो भाप बहुत जोर का जड़ जाए, फबूला हो जाए उंगली के अंदर। उबलते पानी में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी जितनी कि उसके अंदर भाप में आएगी। तो ये मैंने आपको यहाँ पर गुप्त उष्मा, उसके प्रकार, और मैंने ये भी बताया था कि भाप जो है ज्यादा खतरनाक होती है उबलते पानी की तुलना में। तो ये अपन ने पहले प्रकार की उष्मा पढ़ी, जिसका क्या नाम था? गुप्त उष्मा। तो गुप्त उष्मा के फिर 2 प्रकार पढ़े, गलन की गुप्त उष्मा, वाष्पन गुप्त उष्मा। सेकंड प्रकार की जो उष्मा होती है उसे अपन बोलते हैं विशिष्ट उष्मा। उष्मा का ये दूसरा प्रकार है, नंबर बी मान लो आप इसको, गुप्त उष्मा को ए नंबर मान लेना, ये है बी, विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा को हम, सही नाम इसका है विशिष्ट उष्माधारिता। विशिष्ट उष्माधारिता, विशिष्ट उष्मा, और अब बोल रहा हूं विशिष्ट उष्माधारिता। ऐसे लिखते हैं इसको, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट एस, स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटी एस से लिखते हैं इसको। अब होता क्या है, जरा देखो विशिष्ट उष्मा क्या होती है। विशिष्ट उष्मा क्या है कि आपको जो भी कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ दे रखा है आपको, जैसे कोई पानी है, लोहा है, चांदी है, सोना है, जो भी आपको कहे, जो भी पदार्थ आपको दे रखा है जिसकी की विशिष्ट उष्मा की बात करनी, उसका 1 ग्राम चूट लेना बस आप। जैसे मुझको सोने की है तो सोने का 1 ग्राम चूट लेना, पानी है, पानी का 1 ग्राम चूट लेना, 1 ग्राम चूट के ले जाना। जो भी पदार्थ है उसका 1 ग्राम चूट के ले जाना, और 1 ग्राम चूट के देख लेना तेरा कितना है, क्या? ताप। और वो जो ताप है उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देना। 1 ग्राम चूट के ले जाके और ताप देख लेना तेरा कितना है, और जितना है उससे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देंगे। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना तेरा ताप है उसको कितना बढ़ाएंगे? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हमको नीचे से लाए देनी पड़ेगी ना, उष्मा देनी पड़ेगी। बस उस उष्मा को ही अपन क्या बोलते हैं? विशिष्ट उष्मा। बढ़ गई परिभाषा। 1 ग्राम पदार्थ का ताप कितना बढ़ाओगे? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और बढ़ाने के लिए जो उष्मा दी ना तुमने, नीचे से जो उष्मा दी भाई, और उष्मा को अपन क्या बोलते हैं? विशिष्ट उष्मा। तो परिभाषा भी इसकी यही है, 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा। जैसे पानी की विशिष्ट उष्मा निकालनी है, पानी का 1 ग्राम ले लेना। सोने की निकालनी है, सोने के 1 ग्राम ले लेना। चांदी की निकालनी है, चांदी का 1 ग्राम ले लेना। जिस भी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा की बात कर रहे हैं उसका 1 ग्राम ले लेना, और 1 ग्राम लेके उसका ताप जितना है उससे कितना बढ़ा देना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड।
और बढ़ाने के लिए जो उष्मा देनी पड़ेगी वो कहलाती है विशिष्ट उष्मा। तो पहले मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूं, फिर मैं इसके सूत्र पर आ रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट हो जाए। तो लिख रहा हूं 1 ग्राम पदार्थ का ताप, 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा, बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा, आवश्यक उष्मा की मात्रा आपकी विशिष्ट उष्मा कहलाती है। लास्ट में मैं ये लिखता नहीं हूं, ये परिभाषा होती है, उसी का सेंटेंस होता है। तो 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? विशिष्ट उष्मा। अब आप कहोगे गुरुजी विशिष्ट उष्मा का सूत्र या समीकरण क्या है? जैसे अभी अपन ने गुप्त उष्मा का सूत्र या समीकरण क्या पढ़ा था? Q बराबर मांगीलाल, और Q बराबर मांगीलाल में L क्या थी? गुप्त उष्मा। और इसकी जो समीकरण या सूत्र है वो होता है Q बराबर मस्त, Q बराबर मस्त, मस्त का मतलब MS डेल्टी। पहले तो बोला था कोई मांगीलाल, कोई नाम था बच्चे का, उससे बोला और क्यों मांगीलाल, और फिर बोला और क्यों मस्त हो रहा है, MS डेल्टी मस्त। इसको पढ़ोगे तो मस्त हो रहा है, मस्त। तो क्यों मांगीलाल, और फिर बोल रहा हूं क्यों मस्त हो रहा है, और मस्त हो रहा है। यहां पर जो S बराबर है ये विशिष्ट उष्मा है, तो बोलो S बराबर Q अपॉन M डेल्टी। और यहां पर Q का मतलब क्या होता है बोलो बच्चों? उष्मा। M का मतलब द्रव्यमान, और डेल्टी का मतलब ताप में परिवर्तन। डेल्टी का मतलब क्या है? ताप में परिवर्तन। डेल का मतलब परिवर्तन, टी का मतलब ताप, ताप में परिवर्तन। अब यहां पर देखो परिभाषा ये इसी से ये बनी है। तो आपके गुप्त उष्मा, ये विशिष्ट उष्मा जो है, इसका सूत्र आ गया S बराबर Q अपॉन M डेल्टी, S बराबर Q अपॉन M डेल्टी। और इस सूत्र भी आपको ये याद नहीं रखना, आपको याद रखना Q बराबर मस्त, और जैसे Q बराबर मस्त याद है तो S बराबर Q अपॉन M डेल्टी। पहले आपको याद था गुप्त उष्मा में Q बराबर मांगीलाल, और गुप्त उष्मा में Q बराबर मांगीलाल से गुप्त उष्मा L बराबर हो जाएगा Q अपॉन M, सही है, और यहां पर हो जाएगा S बराबर U। अब यहां पर ध्यान दें आप, इसमें आपको नीचे की चीज को एक मानना है, क्योंकि मैंने कहा था भिन्न में, यहां भी देखो परिभाषा में एक माना था नीचे को, नीचे की चीज को हमेशा एक मानना है। यदि मैं इसको एक मानूं, इसको एक मानूं और एक मानूंगा तो S बराबर Q हो गया। तो देखो क्या हुआ, M बराबर 1 ग्राम, M को 1 ग्राम माना, डेल्टी का मतलब ताप में परिवर्तन 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी एक, ये भी एक, तो बोलो S बराबर क्या हो गया? Q। और यही परिभाषा इसकी मैंने लिखी है। देखो 1 ग्राम पदार्थ का ताप, 1 ग्राम पदार्थ का ताप कितना बढ़ा दिया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा ही बताइए क्या कहलाती है? विशिष्ट उष्मा। यही परिभाषा लिखी है, देख लो। 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, तो इसको एक मान लो, 1 ग्राम पदार्थ का ताप, इसको भी एक मान लो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक, दोनों को एक ही मानेंगे तो ये Q बराबर S बराबर Q हो गया। आवश्यक उष्मा की मात्रा ही विशिष्ट उष्मा कहलाती है, S बराबर Q। तो ये विशिष्ट उष्मा जो है इसकी परिभाषा है। अब आप सोचो गुप्त उष्मा ने क्या किया था? गुप्त उष्मा ने क्या किया था? कैसे पहचानोगे यहां पर गुप्त उष्मा का सूत्र लगेगा क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में। गुप्त उष्मा ने केवल अवस्था बदली थी, ताप नहीं बदला। विशिष्ट उष्मा में उल्टा काम है, यहां अवस्था नहीं बदलती, या पानी पानी रहेगा, यहां पर जो अवस्था है वही अवस्था रहेगी, लेकिन यहां ताप बदलता है, ताप में परिवर्तन होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया ही ना। तो यहां पर अगली जो बात है कि जहां पर कोई भी न्यूमेरिकल्स या कोई भी क्वेश्चंस है जहां पर ताप बदल रहा है लेकिन अवस्था नहीं बदल रही, वहां पर सूत्र काम में लेना विशिष्ट उष्मा की। और जहां अवस्था बदल रही है लेकिन ताप नहीं बदल रहा, वहां काम में लेना गुप्त उष्मा का। तो बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं अगली बात बता रहा हूं आपको। और अगली बात यहां पर यह है कि विशिष्ट उष्मा में, विशिष्ट उष्मा में, मैं लिख देता हूं पूरा, विशिष्ट उष्मा में ताप परिवर्तित होता है, अवस्था परिवर्तित नहीं होती। ताप परिवर्तित होता है, ताप परिवर्तित होता है, फुल स्टॉप। अवस्था परिवर्तित नहीं होती, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता, अवस्था परिवर्तित नहीं होती है, यह आपको ध्यान रखना है। जबकि गुप्त उष्मा के अंदर उल्टा हुआ था, वहां अवस्था बदली थी लेकिन ताप नहीं बदला था, और यहां ताप परिवर्तित हो रहा है लेकिन अवस्था परिवर्तित नहीं हुई। अब यहां पर अगली जो बात है वो है विशिष्ट उष्मा जो है इसके मात्रा के क्या होते हैं। तो यहां पर आगे जो है वो है विशिष्ट उष्मा के मात्रा। मैंने आपको बताया था विशिष्ट उष्मा का दूसरा नाम विशिष्ट उष्मा धारिता भी है। तो विशिष्ट उष्मा के
मात्रक क्या होते हैं, और मैं आपको यहाँ इसके दो महत्वपूर्ण मात्रक बता रहा हूं। तो देखो मात्रक नंबर 1 सबसे पहले एसआई पद्धति में। कौन सी पद्धति में? एसआई में। देखिए एस बराबर सूत्र बोलो क्या है? Q अपॉन एम डेल टी। सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, जिस भी बच्चे को याद है पहले वाला क्या था? Q बराबर मांगीलाल, और विशिष्ट ऊष्मा के समीकरण Q बराबर मस्त। मांगीलाल और मस्त, और क्यों मांगीलाल क्यों मस्त हो रहा है? अपने आप L बराबर गुप्त ऊष्मा का सूत्र आ जाएगा और S बराबर विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र आ जाएगा। अब बताइए इसके अंदर एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा? अब एसआई पद्धति में यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो बताओ ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। द्रव्यमान का किलोग्राम। ताप में परिवर्तन ताप ही होगा, ताप कोई भी चीज में परिवर्तन वही तो होगी, और ताप में परिवर्तन ताप, तो एसआई पद्धति में ताप का मात्रा केल्विन, और कभी भी लटकता हुआ नहीं छोड़ते थे, होता है जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, नियम है ध्यान रखना फिजिक्स के अंदर मात्रकों में, अंश जो है उसको एक बार लिखते हैं और अंश के नीचे जितने भी हर है सबके लिए ऑब्लिक ऑब्लिक लगाते हैं। ऑब्लिक का मतलब प्रति। तो देखो इस अंश के नीचे प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, तो ऐसे लिखेंगे जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन का कदापि तात्पर्य यह नहीं है कि इसके नीचे ही है। जैसे अपन लिखते हैं x बटे वाई जेड यू, इसको यदि मैं ऐसे लिखूं x प्रति वाई प्रति जेड प्रति यू, तो ये बिल्कुल सही है मात्रकों में। कई तो क्या समझेंगे कि गुरुजी ये गलत है। क्यों गलत है? वो सोचेंगे x के नीचे y, y के नीचे z, z के नीचे u, तो ऐसे कोई लड़ी है ये? ऐसे नहीं होता है। मात्रकों में नियम क्या है कि अंश जो होता है उसको एक बार ऊपर लिखते हैं, नीचे जितने भी हर होते हैं प्रत्येक हर के लिए प्रति होता है। ये प्रति भी कह रहा है कि मैं भी उसके नीचे, ये प्रति कह रहा है कि मैं भी उसके नीचे, ये प्रति कह रहा है मैं भी उसके नीचे, हम सब उस ऊपर वाले के नीचे। तो इसलिए यहां पर इसको ऐसे लिखते हैं, जूल पहले लिख दिया अंश को, और हर में जितने भी होते हैं सबके लिए प्रति प्रति लिखते हैं। ये प्रति का मतलब ये किलोग्राम भी इसके नीचे है, ये प्रति का मतलब केल्विन भी इसके नीचे है, तो जो केल्विन भी इसके नीचे है। इसलिए ये ध्यान रखना मात्रकों में एक तरीका है, और यहां पर इसी को मैंने काम लिया, तो या तो ऐसे लिख देना किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, या लिख सकते हैं जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। अच्छा, इसके बाद में इसका दूसरा व्यावहारिक मात्रक, तो यहां पर मैं इसको यहीं लिख देता हूं, इसको यहां भी लिखते हैं जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। अंश को एक बार लिख दिया और जितने भी हर है उनके लिए प्रति प्रति लगा दिया। दूसरा इसका आता है नंबर 2 व्यावहारिक मात्रक। और व्यावहारिक मात्रकों की यदि अपन बात करें तो व्यावहारिक मात्रकों में आता है ऊष्मा का व्यावहारिक मात्रक होता है कैलोरी, द्रव्यमान जो है उसका मात्रक क्या होता है? ग्राम, और ताप का व्यावहारिक मात्रक लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। इसको लिख सकते हैं कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, या इसको यहां भी लिख सकते हो कैलोरी, अंश को एक बार लिखें कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपके याद रखें विशिष्ट ऊष्मा के दो मात्रक है। तीसरा मात्रक व्यावहारिक में कैलोरी बटे ग्राम की जगह आप ले सकते हो कैलोरी बटे किलोग्राम, तो एक ये भी मात्रक हो सकता है कैलोरी बटे किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैलोरी बटे ग्राम ले लो, कैलोरी बटे किलोग्राम भी ले लो। तो बताओ इसको कैसे लिखेंगे? कैलोरी किलोग्राम इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ये भी मात्रक इसके व्यवहारिक। तो व्यवहारिक में ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है। एसआई में ये सही है। तो ये आपके विशिष्ट ऊष्मा के मात्रक हो गए। अब यहां पर दो बातें और आपको ध्यान होनी चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि बात करें विशिष्ट ऊष्मा की, तो सबसे ज्यादा दुनिया में सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा, मैं लिख रहा हूं यहां पर सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा, सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा, सर्वाधिक सबसे अधिक सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की दुनिया में सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है। और यदि अपन ठोस और द्रवों में बात करें, दुनिया में जितने भी ठोस और द्रवों में बात करें, दुनिया के ठोस और द्रवों में सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है पानी की। गैसों को हटा दो और दुनिया में जितने भी ठोस और द्रव है उनकी यदि बात करें, जितने भी दुनिया में ठोस और द्रव उनमें सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो ठोस और द्रव में सर्वाधिक किसकी होती है? पानी की। और सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा होती है रेडॉन की। रेडॉन जो गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, रेडॉन RN लिख रहा हूं, या हिंदी में लिख देता हूं रेडॉन है। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा पूछे डायरेक्ट हाइड्रोजन की, ठोस और द्रव में सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा पूछे विशिष्ट ऊष्मा, तो बताओ किसकी बोलोगे? पानी की। और सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा पूछे तो
रेड होने की। अब याद ध्यान रखना, जिनकी विशिष्ट उष्मा ज्यादा होती है वो धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडे होते हैं। एक बात यहां पर और है कि जिनकी विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होती है, जिनकी विशिष्ट उष्मा ज्यादा होती है, जिनकी विशिष्ट उष्मा ज्यादा होती है, वे धीरे धीरे गर्म एवं धीरे धीरे ठंडे होते हैं। उनको गर्म होने में भी टाइम लगता है और उनको ठंडे होने में भी टाइम लगता है। जैसे पानी की विशिष्ट उष्मा सबसे ज्यादा है दुनिया में जितने भी ठोस और द्रव में। यही कारण है कि पानी धीरे धीरे ही गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। इंजन के रेडिएटरों में पानी भरते हैं। इंजन के रेडिएटरों में पानी क्यों भरते हैं? क्योंकि इंजन में जो रेडिएटर होता है, कूलेंट, उसमें पानी इसलिए भरते हैं क्योंकि पानी इंजन में कई बार चक्कर खाएगा ना, खूब सारे, जब जाके गर्म होगा। अब आप सोचो यदि वो एक बार में गर्म हो गया तो फिर वो इंजन को क्या ठंडा करेगा? तो खूब चक्कर खाएगा तब जाके वो इंजन को गर्म करता है, और इसलिए वो इंजन को लंबे समय तक शीतल रखने की अपने अंदर काबिलियत रखता है। तो इंजन के रेडिएटर में पानी क्यों भरा जाता है? क्योंकि पानी आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि पानी सस्ता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट उष्मा ज्यादा है। तो राइट आंसर आएगा क्योंकि पानी की विशिष्ट उष्मा ज्यादा है। ये नहीं पानी सस्ता है, आसानी से उपलब्ध है, सब आंसर गलत है। ऐसे ही सेक करने की थैली के अंदर भी अपन पानी भरते हैं। सेक करने की थैली में पानी भरते हैं। तो क्यों भरते हैं पानी? जैसे छाती जाम हो गई भाई, बहुत जोर की छाती जाम हो रहा है, तो सिकाव करो। तो सिकाव करने के लिए अपन क्या करेंगे कि पानी भर के लाएंगे थैली के अंदर। अब पानी भर के लाएंगे तो पानी की उष्मा क्या होती है? ठोस और द्रव में सबसे ज्यादा। तो ज्यादा होने के कारण पानी क्या धीरे धीरे ठंडा होता है, तो लंबे समय तक सिकाव देगा। वो गर्म पानी भर के लाएंगे ना थैली में, तो लंबे समय तक सिकाव देगा क्योंकि वो धीरे धीरे ठंडा होता है। यदि आप सोचो पानी की जगह कोई दूसरा द्रव लिया है तो काय का सिकाव देगा? वो तो खुद ही अपना ठंडा होकर अपना ही सिकाव लीजिए, खुद ही ठंडा हो जाएगा, तो काय का सिकाव देगा? अपना उल्टा शरीर का सिकाव लीजिए। पानी क्या है कि धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए वो क्या करता है? लंबे समय तक अपन को उष्मा देता है, इसलिए सेक करने की थैली में पानी भरा जाता है। और अंतिम बात यहां पर आज की जो इस टॉपिक की वो ये है कि पानी जो है, आपको मैं 3 की विशिष्ट उष्मा बता रहा हूं जो आपको याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। और ये यहां पर बात है पानी की विशिष्ट उष्मा। पानी की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है? बर्फ की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है? और यहां पर तीसरी है भाप की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है? तो पानी की उष्मा होती है 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ की होती है 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, और भाप की होती है 0.47 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूमेरिकल में काम में आएंगे, लेकिन याद रखना न्यूमेरिकल में कैसे पहचानोगे? उष्मा लगेगी जहां केवल ताप बदल रहा है, अवस्था नहीं बदल रही, वहीं पर काम में लेंगे। आगे बात समझ में, जैसे -10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ जब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ तक आएगी तो ताप तो बदल रहा है, लेकिन क्या अवस्था बदलेगी? क्या नहीं बदल भाई। -10 डिग्री सेंटीग्रेड की भी बर्फ होती है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ होती है, तो वहां से वहां तक जब वो आएगी तो ऐसी स्थिति के अंदर ताप तो बदल रहा है उसका, तो -10 से उसको गर्म करते जा रहे हैं, 0 की तरफ आ रही हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन उसकी अवस्था नहीं बदल रही। और जहां अवस्था नहीं बदलती, केवल ताप बदलता है, वहां पर क्या काम मिलेंगे? विशिष्ट उष्मा। इसलिए बर्फ की विशिष्ट उष्मा भी होती है, भाप की विशिष्ट उष्मा भी होती है और पानी की भी विशिष्ट उष्मा होती है, और सबके मान मैंने लिखे कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये आज हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा, ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर उष्मागतिकी के अंदर टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन पूरा मैंने कवर कर लिया, और वो था उष्मा और उष्मा के प्रकार को कंप्लीट किया। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।